एवरीवन, मैं प्राशिता आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल एलमी कोचिंग्स में। आज मैं आपके पास लेकर आई हूँ एक धमाकेदार सेशन जिसमें हम सारे फॉर्मूलाज जो है फिजिकल केमिस्ट्री के हम वन शॉट में ही पढ़ेंगे। अभी हमारे पास क्या है, कम टाइम पड़ा है, लेकिन हमें न्यूमेरिकल्स करने आते हैं, बट हमें एक रिवीजन चाहिए ताकि हमें क्या हो जाए, सारे जो फॉर्मूलाज हैं एक साथ कंबाइंड फॉर्म में हमें याद रहे। तो उससे क्या होगा, आपकी एक वन शॉट में क्या हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगी। एक एक कर हम सारे चैप्टर्स के फॉर्मूलाज देखते हैं कौन कौन से यूज़ होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास चैप्टर है सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस के हम देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशंस में आएगा मेरे पास मोल फ्रैक्शन। क्या आएगा? मोल फ्रैक्शन। सबसे पहले पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होती है? सपोज आई हैव अ बीकर, इसमें मैंने एक सोल्यूशन बनाया है जिसमें मेरे पास क्या है, जहाँ पर मेरे पास क्या है, ये सोल्यूट और ये क्या है मेरे पास, सॉल्वेंट। सपोज नाउ यू हैव टू फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड सोल्यूट। तो हम कैसे निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू मोल ऑफ 1 एंड एन टोटल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है मेरे सॉल्वेंट की, यानी मुझे वन कंपोनेंट की निकालनी है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट एंड नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ 1 एंड 2, टोटल। टोटल का मतलब क्या है मेरे पास? दोनों के, राइट। तो ये क्या बन जाएगी? मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ 1 डिवाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ 1 कंपोनेंट प्लस मोल्स ऑफ 2 कंपोनेंट। सिमिलरली अगर मुझे निकालनी है अपनी 2 कंपोनेंट के लिए, तो कैसे निकालूंगी? मोल्स ऑफ 2 कंपोनेंट, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 एंड 2 कंपोनेंट। तो दिस वे हम क्या निकाल सकते हैं? अपने मोल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ गया मेरे पास मोल फ्रैक्शन। देन सेकंड कम्स हियर। अच्छा ठीक है, अगर पूछना है कि मोल्स कैसे निकालते हैं, तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं अपने? इज योर गिवन मास अपॉन योर मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, फिर उसमें हम पुट कर अपने मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। चलो सेकंड देखो हमारे पास क्या है। सेकंड हमारे पास क्या आता है? मोलारिटी। मोलारिटी, मोलारिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल एम से। क्या कहती है मोलारिटी? मोलारिटी मेरे को कहती है मोल्स ऑफ सोल्यूट। किसके मोल्स होंगे? सोल्यूट के, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। किस में होगा ये? लीटर्स में होगी। ठीक है, क्या आएगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड डिवाइड बाय वॉल्यूम किसकी? सोल्यूशन की, इन लीटर्स। इफ मेरे पास क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन किस में दे रखी है मुझे? ml में, मिलीलीटर में, देन यू विल मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा। और क्या तरीका है हमारे पास? अगर मैं इसको और खोल के लिखूं, ये मेरे पास क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट। मोल्स ऐसे निकालते हैं ना, गिवन मास ऑफ सोल्यूट एंड देन मोलर मास ऑफ सोल्यूट into volume of solution in liters. If ml then multiply by 1000। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं? इस तरीके से मेरे पास क्या आ जाएगा, मोलैरिटी। क्या आ जाएगी मेरे पास? मोलैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं जी स्मॉल m से। सेम मोलैलिटी क्या होती है मेरे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल्स तो सोल्यूट के ही होते हैं, लेकिन डिवाइडेड बाय क्या आता है? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगेन अगर ग्राम में है तो मैं क्या करूंगी? डिवाइड बाय
अगर मेरे पास ग्राम में आ जाएगा तो आई विल मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, तो मैं इस तरीके से क्या कर सकती हूँ, अपनी मोलैरिटी निकाल सकती हूँ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में क्या आता है मेरे पास, हेनरीज लॉ ने क्या कहा था, जो मेरे पास प्रेशर होता है वो क्या होता है, इज इक्वल्स टू के एच और एक्स, जहाँ पर ये क्या है मेरे पास, के एच इज योर हेनरीज कांस्टेंट, this is your partial pressure and here comes our mole friction। ठीक है बेटा, तो हम क्या करेंगे, ये मेरा हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ में जो याद रखने वाली चीज है मेन, वो क्या है, हमें क्या याद रखनी है हेनरीज लॉ में, के एच और सॉलिबिलिटी का रिलेशन। अगर मैं कहूँ मेरा के एच क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजेस, तो देयरफॉर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ये चीज हमें क्या रखनी है, अपने जहन में बिठा लेनी है कि अगर के एच इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और ये मेरे पास क्या है, हेनरीज लॉ। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट है मेरे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ने क्या कहा था मेरे पास, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ने से पहले एक बारी मैं छोटा सा तुमको यहाँ राउल्ट्स लॉ भी बता देती हूँ, है ना। राउल्ट्स लॉ का क्या है हमारे पास, राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, जो टोटल प्रेशर आता है, दिस इज योर टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट प्लस पार्शियल कंपोनेंट ऑफ, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट के क्या होता है, इक्वल होता है। इफ सपोज यू हैव टू कंपोनेंट्स ए एंड बी, देन जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी के इक्वल होगा। तो जिसको उसने ये भी कहा था कि जो ये पी है, जो पार्शियल प्रेशर होता है, वो किसके इक्वल होता है मेरे पास, प्योर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट और उसकी मोल फ्रैक्शन, एंड सिमिलरली बी में भी क्या आएगा, प्योर प्रेशर ऑफ बी कंपोनेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। फिर हम पढ़ते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ने क्या कहा था, प्योर प्रेशर जो होता है, प्योर प्रेशर माइनस किसका, सॉल्यूशन का प्रेशर अपॉन डिवाइड बाय पी इज इक्वल्स टू N2। ये N2 क्या है, सॉरी X2, ये X2 क्या है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन है किसकी, सॉल्यूट की है, ये ध्यान रखना है हमें, ये किसकी है, सॉल्यूट की है। क्या है, सॉल्यूट की क्या है, मोल फ्रैक्शन। एंड देन इफ मेरे पास क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ऑन डिल्यूशन, अगर बहुत ज्यादा डिल्यूशन हो गई है, देखो X2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, मोल्स कैसे निकालते हैं हम, 2/N1 प्लस N2। तो ऑन डिल्यूशन जो मेरे पास ये N2 है, N2 N1 प्लस N2 है, ये जो N2 है हम इसको क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ जाता है, N2/N1 के। ठीक है, तो एक फॉर्मूला क्या और बन सकता है, P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू ओनली N2/N1। ठीक है, तो हमारे पास ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इससे क्या होगा बेटा, आप जो भी अपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या जो भी है, जब आपने कर रहे हैं तब आपके दिमाग में रहेंगे कि अच्छा हमने ये करना है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आएंगे और ये टाइप के उसमें फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है हमारे पास, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम, दिस इज स्मॉल एम, जहां ये क्या है मेरे पास, दिस इज योर मोलैलिटी। ठीक है, दिस इज योर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और ये क्या है मेरे पास,
मोलर कांस्टेंट, और क्या बोलते हैं इसको, इलियोबिलिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास क्या है, मोलालिटी आई है, टीबी और ये भी है। अगर मैं इसको खोल के लिखना चाहूँ तो मैं खोल के भी लिख सकती हूँ, के बी। मोलालिटी क्या होता है मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स किसके होते हैं, सोल्यूट के, एंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में होगा, केजीज में होगा। फर्दर आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को भी खोलना चाहते हो तो हम उसको भी खोल सकते हैं, तो वो क्या बनेगा, डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी एन गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, देखो ये जो 1 1 होता है ना, ये देखो यहाँ से याद रखो, जो मेरे पास 1 है वो क्या है, मेरे पास सॉल्वेंट है, एंड जो 2 है मेरे पास वो क्या है, सोल्यूट। ठीक है, ये है मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट। एक और चीज याद रखनी है, क्वेश्चन हमें ऐसे नहीं पूछता है कि फाइंड द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कभी कभी ये भी पूछा होता है फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। तब हम कैसे निकालते हैं, तब हमारे पास पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आएगा। एक बार आपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकाल दिया, देन विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू टी बी टी बी माइनस टी बी नॉट। हम क्या निकालते हैं, अपना सोल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं हम, सोल्यूशन का क्या निकाल सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। कैसे, जहां पर ये तो हमने पढ़ लिया, ये क्या है मेरे पास, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, ये है मेरे पास सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, एंड दिस इज योर बॉइलिंग पॉइंट एट प्योर बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि हमें पता ही कितने पे बॉयल होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो केल्विन में कन्वर्ट करके देन यू कैन फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। अब तो आपने देखना है कि क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन पूछ रहा है या सिर्फ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या कहता है मेरे पास, डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू एम। सब कुछ सेम है जैसे हमने पीछे किया है बॉइलिंग पॉइंट में। डेल्टा टी एफ किसकी होता है, के एफ इंटू एम। हमारे पास टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, एम क्या है, मोलालिटी। सेम है, बस द डिफरेंस इज व्हाट, अगर आपको सेम जैसे इसने पूछा अगर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, लेकिन अगर उसने पूछा सोल्यूशन का निकालो तो सोल्यूशन का अगेन कैसे निकलेगा, टी एफ इज इक्वल्स टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अगर आप ध्यान दो, हमने पीछे वाले में टी बी माइनस टी बी नॉट किया, तो हमने कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर टी बी माइनस टी बी नॉट है, एंड इस वाले में क्या है, टी एफ नॉट माइनस टी एफ रहेगा सेम। दिस इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दिस इज योर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। एंड प्योर का तो हम क्या निकाल सकते हैं, पूरा पूरा लिख देती हूँ मैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं अपना डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखो क्या है हमारे पास। हाँ, ये हमारे पास क्या था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। के एफ को हम बोलते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट को इल्यूबिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। चलो ये हमारे पास लास्ट आता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है मेरे पास, पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी, जहां पर मेरे पास आर क्या है, मेरे गैस कांस्टेंट,
टी इज नॉट टाइम, टी इज योर टेम्परेचर, ठीक है। सी क्या है हमारे पास, कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन आपको दे रखी होगी मोलैरिटी या मोलैलिटी में, इफ नहीं दे रखी है देन हम क्या लगाते हैं, पाई इज इक्वल्स टू एन वी अपॉन आर टी। तो ये वी उधर चलेगा, जो तुम्हारे पास ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है। तो यू हैव टू फॉर्मूलाज, वन इज दिस एंड वन इज दिस, ठीक है। उसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर में तीन चीजें और पढ़ते हैं। एक आता है मेरे पास आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। एक आता है हाइपोटोनिक, एंड देन थर्ड कम्स इज योर हाइपोटोनिक। देखो हाइपोटोनिक और हाइपोटोनिक एज सच न्यूमेरिकल्स में नहीं आते, बट आइसोटोनिक यूज हो जाता है। उसने बोला है कि तुमने दो सॉल्यूशंस मेड करे हैं जो क्या है, आइसोटोनिक है, तो बताओ ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा उस वे में। तो आइसोटोनिक में क्या हो जाता है, मेरे पास सपोज दो सॉल्यूशन थे, एक सॉल्यूशन 1 है, एक सॉल्यूशन 2 है, सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन 2। तो इस केस में क्या होता है, पाई 1 यानी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 1 एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2 क्या हो जाता है मेरे पास। हाइपोटोनिक में क्या आएगा मेरे पास, सॉल्यूशन हैविंग लिख लो, सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर होगा हाइपोटोनिक में, और हाइपोटोनिक में क्या होगा, सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। फिर इसके बाद वांट ऑफ फैक्टर आया। वांट ऑफ फैक्टर में क्या था, वांट ऑफ फैक्टर ने कुछ नहीं कहा था। वांट ऑफ फैक्टर में हमारे पास क्या है, वांट ऑफ फैक्टर कहाँ लग जाता है हमारे पास, किससे डिनोट करते हैं हम, आई से डिनोट करते हैं। और पता कैसे लगता है, कितने नंबर ऑफ आयंस डिसोसिएट हुए, एंड सब फॉर्मूलाज के आगे क्या लग गया था, आई। जैसे सपोज यहाँ है तो यहाँ आई लग जाए, ठीक है। वो क्या था हमारे पास, वांट ऑफ फैक्टर। जैसे अगर मैं MgCl2 की बात करूं, अगर ये टूटेगा तो ये कैसे टूटेगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव। तो इसकी आई की वैल्यू कितनी होगी, कितने आयंस में टूटा ये, 2 एंड 1, तो कितनी हो जाएगी 3, ठीक है। चलो ये था हमारा सारा सॉल्यूशंस के बारे में। नेक्स्ट अब हम करते हैं अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू। चलो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में देखो सबसे पहला आता है सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल कैसे निकालते हैं हम, सेल पोटेंशियल कौन सा है हमारे पास, जिसे हम क्या कहते हैं, ई सेल। कैसे निकलता है ई सेल हमारे पास, ई कैथोड माइनस ई एनोड, है ना, ई कैथोड माइनस ई एनोड निकलता है। और हम इसे क्या कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल जो किस पे है, कैथोड पे, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल जो है एनोड पे, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा कैथोड और एनोड का, जो मेरे पास एनोड होती है, एनोड पे मेरे पास क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन हो रही होती है, और कैथोड पे क्या होगी हमारे पास, रिडक्शन हो रही होगी, ठीक है। एनोड इज योर ऑक्सीडेशन वन एंड कैथोड इज योर रिडक्शन वन। तो हम क्या करेंगे, ई सी माइनस ई ए करेंगे। जिस ये हमारे पास सेल पोटेंशियल। अगर हम स्टैंडर्ड ले लेते हैं, स्टैंडर्ड में हम क्या कर लेते होते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात करूं तो ये क्या हो जाता है, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सी माइनस ई नॉट ऑफ ए, ठीक है। चलो नेक्स्ट है मेरे पास नर्स्ट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन आता ही आता है तो छोड़ कर नहीं जानी। नर्स्ट इक्वेशन ने क्या कहा था कि जो ई सेल होता है मेरे पास वो किसके इक्वल होता है, ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ठीक है। जो हमने प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लेनी है वो आपने कौन सी लेनी है, जिन पे चार्जेस होंगे। सपोज मेरे पास यहाँ है A प्लस बी पॉजिटिव एंड देन B प्लस A पॉजिटिव, तो हमने कौन सी लेनी है, प्रोडक्ट वाली साइड जिसके ऊपर क्या है चार्जेस, सपोज ये
सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन लेंगे हम, और रिएक्टेंट पे सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसकी कंबाइन की वैल्यू जो होती है, इसकी निकाल कर हमने निकाल रखी होती है, वो कितनी होती है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ पी अपॉन आर। एन की वैल्यू कितनी होती है, कितने इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है, वो होता है हमारे पास एन। सपोज यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की हो रही थी उस इक्वेशन में, तो यहाँ एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, ठीक है। यहाँ पर देखो, ये है हमारे पास नर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। और जहाँ पर मेरे पास टी की वैल्यू कितनी होती है, 298 केल्विन, एंड देन आर इज इक्वल्स, आर कितना होता है हमारे पास 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और क्या है मेरे पास, एफ इज ए फैराडेस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 96500 कूलम, ओके। अब हम लास्ट इक्वेशन की बात करें, अगर एट इक्विलिब्रियम में बात करूँ, कब इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है मेरे पास, जो ई सेल होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है, और जो लॉग पी अपॉन आर है ये किसके इक्वल हो जाता है मेरे पास, लॉग किसके। तो जो न्यू फॉर्मूला डिराइव होता है वो क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम पे ई सेल इज इक्वल्स टू 0.059 लॉग केसी। तो आपको क्वेश्चन क्या आता है इसमें पूछने को, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो तब आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना, ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्लियर है लास्ट इक्वेशन के लिए। चलो नेक्स्ट है मेरे पास गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। Again, if taking in standard form, it will comes delta G naught minus NF E naught cell. F की वैल्यू हमने अभी डिस्कस कर ली, F कितना होता है 96500 कूलम। N होगा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए अगेन शेयर। तो गिब्स फ्री एनर्जी का ये। नेक्स्ट है हमारे पास रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का देखो क्या है हमारे पास, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आर जो होती है क्या आएगी मेरे पास, इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, जहाँ पे एल अपॉन ए को क्या बोला जाता है, सेल कांस्टेंट भी बोला जाता है। दिस इज योर रेजिस्टेंस, दिस रो इज नोन एज रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी कहा जाता है। ये आ गया मेरे पास रेजिस्टिविटी। नेक्स्ट देखो हमारे पास क्या होता है, अगर मैं पढ़ूँ, मैंने शायद नेक्स्ट में किया, हाँ कंडक्टेंस। वैसे अगर देखा जाए जो हमारे पास रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस होता है वो हम एक साथ मतलब साइड बाय साइड पढ़ते हैं, क्योंकि जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होती है मेरी, रेसिप्रोकल होती है, किसकी, रेजिस्टेंस की होती है ना। तो अगर मैंने करनी है तो मैं यही बता देती हूँ, जो मेरे पास कंडक्टेंस है वो यहाँ पर क्या है मेरे पास, क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है, किसकी, रेजिस्टेंस की। तो कंडक्टेंस कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1/रो ए बाय एल। और यहाँ पर ये जो 1/रो आता है इसे हम बोलते हैं कापा, क्या बोलते हैं, कापा, जो कि ये क्या है, कंडक्टिविटी। ये है मेरे पास कंडक्टिविटी। चलो ये हो गया। नेक्स्ट देखो, अच्छा यहाँ पर देखो यूनिट्स की बात करें अगर हम, तो यूनिट्स में बोलूँ तो रेजिस्टेंस की यूनिट्स कितनी होती है, ओहम। और कंडक्टेंस की बात करें अगर, इसकी यूनिट्स कितनी होती है, साइमन, ठीक है।
और कंडक्टिविटी की कितनी आती है, साइमन मीटर इनवर्स। ये हमारी यूनिट्स हैं, ये जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये मैं बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ, फीलिंग लो टू स्टूडेंट्स, बट आई होप जब आप इस वीडियो को थोड़ा फास्ट कर कर देखेंगे तो आपके एकदम से सारे फॉर्मूलाज क्या हो जाएंगे, रिकॉल हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी हमारे पास क्या होती है, लेमडा एम इज इक्वल्स टू कापा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन, या जिसे हम क्या कहते हैं, मोलैरिटी। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी होती है। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी पूछे तो हम इस तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर ये जो कापा है ये क्या है, कंडक्टिविटी है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास किरचॉफ लॉ। इसने क्या कहा था कि जो मेरे पास क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी होती है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, वो किसके इक्वल होती है, म्यू ऑफ कटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन प्लस म्यू ऑफ अनायन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। तो इसने क्या कही थी, कितनी मोलर कंडक्टिविटी, ये जो म्यू है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है मेरे पास, नंबर ऑफ आयंस, किसके, कटायंस के। ठीक है बेटा, एंड दिस इज योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किसकी है, कटायन की। सिमिलरली ये मेरे पास किसके लिए हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस किसके होंगे, अनायन के, और ये किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होएगी, अनायन की। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जहां पर ये हमारे पास क्या है, मोलर कंडक्टिविटी है एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, इनफाइनाइट डिल्यूशन पे। ठीक है, इस तरीके से हम अपना निकाल सकते हैं किरचॉफ लॉ। ठीक है, देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो जाता है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, फिर आता है हमारे पास केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में देखो हमने क्या करना है, सबसे पहले है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में देखो क्या है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहती है कि अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है तो हम कैसे लिख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टू। एक क्या हो सकती है मेरे पास, एवरेज, एवरेज रेट हो सकता है, और एक क्या हो सकता है, इंस्टेंटेनियस। स्पेलिंग चेक कर लेना, इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, अब देखो एवरेज रेट क्या होता है, जहाँ पर जो टाइम है वो मेरे पास क्या है, जो टाइम का गैप है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन इंस्टेंट में क्या होता है, कम होता है। तो अगर मुझे एवरेज रेट को लिखना है तो हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज मेरी कोई रिएक्शन है, ए प्लस बी कहाँ जा रही है, सी पे जा रही है, तो अगर मैंने इसका एवरेज रेट लिखना है तो रेट किसके इक्वल होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एज वेल एज रिएक्टेंट रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो हम क्या लिखेंगे, जो रिएक्टेंट वाली साइड है वो क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है, तभी प्रोडक्ट बनता है, तो प्रोडक्ट वाली साइड को हम पॉजिटिव से डिनोट। तो कॉन्सेंट्रेशन होएगी ए की, डिवाइड बाय माइनस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, और टाइम इज इक्वल्स टू सी, प्रोडक्ट वाली साइड है तो क्या आएगा, सी आएगा। इस तरीके से मैं क्या लिख सकती हूँ, अपना एवरेज रेट। ये मैंने जो रेट लिखा ये कौन सा है मेरे पास, एवरेज रेट है। ठीक है, इफ देयर विल बी कुछ स्टाइकोमेट्रिक रेशियोज होती है, कोफिशिएंट्स होते हैं, सपोज 2 3 5, तो वो कहाँ चली जाती है, डिवीजन में, देन इट विल बिकम 1/2 1/3 एंड 1/5। इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस, बिकॉज ये खत्म हो रहा है तो इसको हम डिसअपियरेंस भी बोल देते हैं। इसको बोला जाता है रेट ऑफ अपीयरेंस। ठीक है, देन इंस्टेंट रेट की मैं बात करूँ, अगर इंस्टेंटेनियस रेट की बात करूँ तो उसमें क्या होता है, माइनस सेम ही रहेगा, बदलेगा कुछ नहीं, 1/2, बस डेल्टा की जगह हम क्या आ जाता है, डी, मतलब अब क्या हो रही है, डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, अब क्या है ये, डिफ्रेंसिएशन।
बाकी रहेगा सब सेम। तो इस तरीके से हम अपना रेट लिख सकते हैं, एक एवरेज और एक इंस्टेंट। एवरेज रेट क्या होता है, जिसमें टाइम का गैप क्या होता है ज़्यादा। इंस्टेंट होता है जहाँ पे चुटकियों में विद इन अ सेकेंड क्या हो रही है, रिएक्शन बदल रही है। चलो फिर आता है रेट लॉ। रेट लॉ ने क्या कहा था, अगर मुझे एक्सप्रेस करना है रेट को तो मैं कैसे कर सकती हूँ, R इज इक्वल्स टू के। कॉन्सेंट्रेशंस लेनी है सिर्फ और सिर्फ, ये जो मैंने कॉन्सेंट्रेशंस लिया ये कॉन्सेंट्रेशंस किसकी आएगी, सिर्फ रिएक्टेंट की। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करती है और किसी पे डिपेंड नहीं करते, विद सम रेज टू द पावर अल्फा एंड बीटा। ऐसे मैं अपना रेट लॉ को क्या कर सकती हूँ, एक्सप्रेस कर सकती हूँ, जहां पर ये क्या होता है मेरा रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट की यूनिट्स निकालनी आती है तो तुम्हें पता होनी चाहिए कैसे निकलती है। मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, देन कम्स योर ये अल्फा एंड बीटा। अब नेक्स्ट टाइम हम, ये तो पता लग गया रेट लॉ क्या है, ये अल्फा एंड बीटा क्या लिख दिया है आपने, पावर्स जो लिखी है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं, ऑर्डर। जो मेरे पास ये अल्फा एंड बीटा है ये कैसा होता है, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ऑर्डर होता है। ये जो पावर्स थी, जो मैंने ये लिखा था रेट के ए बी और यहाँ लिखा था अल्फा एंड बीटा, तो ये जो अल्फा प्लस बीटा होता है इसी को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर बोलते हैं। अब सपोज अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 आ रही है तो कौन सा ऑर्डर है, 0 ऑर्डर है। यहाँ मैं लाइन डाल रही हूँ बिकॉज मैंने उधर मॉलिक्यूलरिटी समझानी है। यहाँ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, ऑर्डर इज योर फर्स्ट ऑर्डर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ रही है तो सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, जो ऑर्डर होता है मेरे पास 0 नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है बिकॉज एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट हो रहा है। एंड देन जो याद रखना है हमने, ये हमें पता कैसे लगा अल्फा एंड बीटा की, मतलब ये सपोज ये रिएक्शन थी ऐसे, है ना, ए प्लस बी से क्या बन रहा है, कुछ सी बन रहा है। तो ये जो कंसंट्रेशन है सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पे। जो मतलब मेरा रेट लॉ है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। फिर अगर मैं मॉलिक्यूलरिटी की बात करूँ, जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या होती है, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने नंबर ऑफ जो एटम्स है कोलाइड कर रहे हैं कि ये क्या बना सके, प्रोडक्ट बना सके, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन में। किसमें, एलिमेंट्री में। एलिमेंट्री कौन सी होती है मेरे पास, सिंगल स्टेप वाली। तो जो सिंगल स्टेप वाली है वही तुमको बता सकती है मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन अगर सपोज कॉम्प्लेक्स है, मतलब जिसमें सिंगल से ज़्यादा स्टेप्स है, तो जिसके आगे स्लो स्टेप लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हो। अगर मैं यहाँ बात करूँ ए प्लस बी गिव सी, अब देखो वहाँ पर हमने अल्फा एंड बीटा कैसे कैलकुलेट करना है, एक्सपेरिमेंटली। ये थियोरिटिकली है, थियोरिटिकली मतलब यहाँ पर कितने मोल्स हैं बस आप उस मोल से बता सकते हो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो टोटल 2 होगी, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी में। ठीक है, चलो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हमने पढ़नी है, 0 ऑर्डर की है। फिर हमारे पास किसकी है, फर्स्ट ऑर्डर की है। 0 ऑर्डर की रेट ऑफ इक्वेशन कितनी आती है, देखो 0 ऑर्डर जो मेरे और जो 0 ऑर्डर है और मेरे पास क्या है, फर्स्ट ऑर्डर आता है। 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर है जो हमारे पास, उसमें क्या है, सेम ही रहता है। जो 0 ऑर्डर की रिएक्शन की आती है इंटीग्रेटेड और फर्स्ट ऑर्डर की ऑलमोस्ट सेम ही, बस फ़र्क कितना आता है हमारे पास वो देखो, अभी चेक करो। मैं लिखती हूँ तुमको, 0 ऑर्डर की भी लिख रही हूँ और फर्स्ट ऑर्डर की भी लिख रही हूँ। 0 ऑर्डर की रेट ऑफ रिएक्शन आती है मेरे पास R इज इक्वल्स टू आर नॉट माइनस के टी। ये जो R है ये किसी टाइम पे होगी, मतलब ये कौन सी कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन होती है ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, किसी टाइम टी पे जो इसकी क्या है कंसंट्रेशन। आर नॉट कौन सी होती है मेरे पास, इनिशियल वाली, शुरू के टाइम पे जो कंसंट्रेशन है, इनिशियल कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट की। ठीक है, ये है मेरे पास 0 ऑर्डर के लिए मैंने क्या निकाला है, अपना फॉर्मूला निकाला है। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है किसके लिए है, 0 ऑर्डर के लिए। ठीक है, वैसे ही अगर मैंने किसके लिए निकालनी है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए कितनी होती है, k इज इक्वल्स टू 2.303 t log of r नॉट अपॉन,
सुनो यार, टी कर लो ताकि तुमको ध्यान रहे किसी टाइम टी के लिए, ठीक है? किसी टाइम टी पे जो कंसंट्रेशन आ रहा है, ये इनिशियल है अगेन एंड दिस इज आफ्टर टाइम टी। अच्छा, इसका मतलब क्या है इनिशियल एंड दिस का? ये मेरे पास किसके लिए है? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। सपोज मैंने कहा कोई रिएक्शन करी मैंने एंड देन वो 90% क्या हो गई है? डिकम्पोज हो गई। क्या होगी? डिकम्पोज हो गई। तो इसका मतलब क्या है? शुरू में कितनी थी वो? इनिशियली कितनी थी? 100। तो मतलब आर नॉट की वैल्यू कितनी है? 100। उसके बाद 90% डिकम्पोज होगी कुछ टाइम, मतलब टाइम टी 90% है, मतलब जब 90% डिकम्पोज हुई तो बची कितनी? वो आएगा आर टी। समझ रहे हो कि कुछ टाइम टी के बाद कितनी रह गई वो होती है आर टी। 90% अगर डिकम्पोज रहेगी तो बची कितनी होगी? 10%, यानी 10। तो वो है मेरा आर टी। ये ध्यान रखना है बेसिकली कि आर टी तुम्हारा 90 नहीं है। 90% तो खर्च हो गया ना, जो बचा हुआ है वो है आर टी। कि कुछ वो जो 90% डिकम्पोज हुई, सपोज 15 मिनट बाद हुई, कि 15 मिनट बाद 90% डिकम्पोज होगी, तो मतलब जो 15 मिनट बाद बचा हुआ है वो आपका आर टी है। ठीक है, आर टी आपका 90 नहीं है, आर टी वो है जो बचा हुआ है। फिर आती है मेरे पास हाफ लाइफ। हाफ लाइफ में अगर जीरो ऑर्डर की बात करूं तो कितना होता है मेरे पास हाफ लाइफ? अच्छा, जीरो एंड फर्स्ट दोनों की लिखी हुई है मैंने। टी हाफ जो जीरो ऑर्डर का होता है वो होता है मेरे पास आर नॉट अपॉन 2 के। और अगर मैं बात करूं टी हाफ, ये किसके लिए है मेरे पास? जीरो ऑर्डर के लिए। और टी हाफ अगर मैं बात करूं फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन, ये है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर के लिए। दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ कंसंट्रेशन नहीं है, वहां कंसंट्रेशन है ना रिएक्टेंट की। तो जो जीरो ऑर्डर होती है वो क्या होती है? डिपेंड करती है कंसंट्रेशन पे। जो टी हाफ की वैल्यू पे डिपेंड करेगी, इसमें डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, इन सब के ग्राफ्स भी हैं, वो हम लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, ये था फर्स्ट एंड जीरो ऑर्डर। एंड देन आती है हमारे पास आर्हीनियस इक्वेशन। आर्हीनियस इक्वेशन से पूछा जाता है, आर्हीनियस इक्वेशन ने क्या कहा था? अगर आप टाइम को क्या करते हो? इंक्रीज करते हो बाय 10 डिग्री सेल्सियस, आपका जो आर होता है वो, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। तो आर्हीनियस इक्वेशन ने क्या दिया था? के इज इक्वल्स टू ए ई माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पर ये हमारा फ्रीक्वेंसी फैक्टर होता है। ये मेरे पास क्या होती है? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये क्या होती है मेरे पास? एक्टिवेशन एनर्जी होती है। और हम क्या लिख सकते हैं? लॉग K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ई ए 2.303 आर टी आर T1 माइनस T2 और T1 T2। किसी किसी क्वेश्चंस में ये वाला भी यूज होता है। अब देखो जहां पर आपका ये वाला यूज होगा, जिधर आपका क्या यूज हो रहा है? ये वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है, उस केस में देखो आपके पास टू चॉइसेस है। या तो उसने आपको वैल्यूज दे रखी होगी कि फर्स्ट के लिए रेट कांस्टेंट इतना है, सेकंड के लिए इतना है, एंड फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, या जो भी वो पूछना चाहता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि उसने पूछा है कि पहले टेम्परेचर 10 डिग्री था एंड देन उसने रेस किया है बाय 10 डिग्री सेल्सियस, तो बताओ ये क्या है? उसने लॉग K2 की वैल्यू या किसी एक की वैल्यू दे रखी है। सपोज उसने कहा है रेट ऑफ रिएक्शन हुआ है, उसमें K की वैल्यू, K1 की वैल्यू कितनी है? 2.3 समथिंग जो भी है। एंड देन उसने बोला टेम्परेचर इसके लिए कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस था। फिर आगे उसने कहा K2, उसने K2 का कोई जिक्र नहीं किया है। उसने क्या कहा होगा? टेम्परेचर को रेस किया है, टेम्परेचर को रेस किया बाय 10 डिग्री सेल्सियस। रेस करा है अगर 10 डिग्री सेल्सियस से, तो अब इसका टाइम कितना हो गया होगा? 20 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर K2 की वैल्यू कितनी आएगी? 2 टाइम्स ऑफ K1। ये याद रखना है, 2 टाइम्स ऑफ K1 क्यों आई यहाँ पर? सॉरी, मेरे ख्याल से दिखा नहीं आप लोगों को, बट देखो K1 मैंने क्या कहा? 2.3 है अगर, तो टाइम T1 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैंने बोला T2 को मैंने रेस किया है बाय 10 डिग्री सेल्सियस, अगर T2 को मैंने क्या किया? रेस किया है 10 डिग्री सेल्सियस से, तो बताओ ये कितना होगा? उसने क्वेश्चन में पूछा ये बताओ एक्टिवेशन एनर्जी, तो आपके लिए, आपको उसके लिए K1 की वैल्यू भी चाहिए। K1 तो उसने बताया ही नहीं, तो वो आपको पता है, उसने दिया नहीं है बट वो आपको पता है। कैसे? क्यों हमें ये पता है अगर टेम्परेचर को आप रेस करते हो 10 डिग्री से, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाती है? डबल। तो पहले K2 थी, अब कितनी हो जाएगी? 2 1 हो जाएगी, 2 ऑफ K1। तो
2.3 का क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगी, वर्ब की क्या होगी, K2। इस तरीके से भी आता है ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट है हमारे पास कुछ ग्राफ्स हैं जो हमारे पास 0 ऑर्डर के और फर्स्ट ऑर्डर के आते हैं, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। ये 0 ऑर्डर है और ये क्या है मेरे पास, फर्स्ट ऑर्डर। चलो 0 ऑर्डर का मेरे पास क्या आएगा, अगर मैंने ग्राफ बनाना है किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ ए और किसके बीच में बना है, टी के बीच में। देखो अगर कंसंट्रेशन और टी के बीच में ग्राफ बनता है तो वो क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। क्या आएगा, डिक्रीज आएगा। और ये जो मेरी स्लोप है ये क्या बता रही होगी, माइनस के। और ये इंटरसेप्ट होता है, इंटरसेप्ट कितना होता है यहाँ पर, ए नॉट होता है। ठीक है, और इसका ग्राफ में अगर टी हाफ के बीच में बनाऊं, टी हाफ और कंसंट्रेशन के बीच में बनाऊं, मतलब ए नॉट जो हमारी थी हमने देखा था टी हाफ किसके इक्वल आ रहा था, ए नॉट अपॉन 2 के। तो क्या आएगा, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे ये बढ़ रहा है, तो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी और स्लोप कितनी हो जाएगी, 2 की, 1/2 के। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर मैं बनाना चाहूँ अपना, किस किस के बीच में ग्राफ बना रही हूँ मैं, सेम अपना ln a और t के बीच में बनेगा। तो कितना आएगा मेरे पास, स्लोप माइनस क्या आता है, ध्यान रखना अगर यहाँ पर log a और t के बीच में है, log a और t के बीच में है तो भी सेम ही आता है, लेकिन स्लोप में क्या फर्क आता है, -k/2.303 आ जाता है। तो ये चीज याद रखना, ln के बीच में पूछा है या log के बीच में पूछा है। देन अगर मैं बात करूं रेट और कंसंट्रेशन के टर्म्स में, तो जैसे जैसे ये बढ़ रहा है रेट भी बढ़ता ही रहता है। ठीक है, क्योंकि जो रेट है वो मेरे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ए के, 1 के, अगर आपका फर्स्ट ऑर्डर है। तो जैसे जैसे रेट बढ़ रहेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगा। ठीक है, एंड अगर आपने निकालना है ए कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर आपने देखा होगा तो डिक्रीज आएगा ग्राफ। ठीक है, और टी हाफ और ए नॉट निकालना है अगर, तो हमने देखा टी हाफ और ए नॉट, तो हमने टी हाफ में देखा था हाफ लाइफ में इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के, तो कोई चेंज नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये आपके पास सारे न्यूमेरिकल फॉर्मूलाज थे जो आपके यूज होंगे ग्राफ वाले क्वेश्चन, या सब कुछ ग्राफ वाले में स्लोप या इंटरसेप्ट पूछा जाता है बेसिकली, ये ग्राफ एमसीक्यूज में पूछा जाएगा, बताओ कौन सा है कौन सा नहीं है। बाकी सारा फॉर्मूलाज तुम्हारे इसमें थे जितने भी जरूरी है। ठीक है, आई होप आपके लिए ये लेक्चर फ्रूटफुल होगा, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।